हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेब विद यशपाल सिंह में। 5-6 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज वापस हमें रूबरू होने का मौका मिला है। काफ़ी समय हो गया नया वीडियो अपलोड किए हुए, तो आज हम जहाँ से हमने छोड़ा था उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने डिस्कस किया था गाउस की एप्लीकेशंस को। गाउस की एप्लीकेशन में 3 होती है बेसिकली, जिसमें मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन आपको उसमें समझा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्लीकेशन ऑफ गाउस, जिसमें हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, सेकंड एप्लीकेशन, जो कि एक प्लेन शीट है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारी सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, प्लेन शीट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long प्लेन शीट। अब यहाँ पे जो प्लेन शीट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये प्लेन शीट होती क्या है, इसको अपन एक बार पहले समझेंगे, उसके बाद इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, प्लेन शीट से मेरा तात्पर्य एक ऐसे कागज़ से है। आप इस कागज़ को एक प्लेन शीट मान सकते हैं, हालांकि ये काफ़ी थिक है। हम इससे भी पतले कागज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों अलग अलग सरफेस नहीं होंगे, और हम बोलेंगे कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा। आपने देखा है, यदि मैं इसके साथ एक कागज़ और रख दूं और 5-10 कागज़ रख दूं तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और जब मोटा हो जाएगा तो यही पेपर जो अभी रेक्टेंगल की शेप में है, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक क्यूबॉइड की शेप में आ जाएगा। हमने देखा है कोई बुक होती है, बुक का जो शेप होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है, जबकि एक कागज़ जो है उसको हम एक सिंपल रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल है, एक ऐसी बॉडी है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेके चल रहा हूँ या फिर एक प्लेन शीट लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इस प्लेन शीट पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि पूरे जो सरफेस है इसका, इस पर प्लस प्लस चार्ज लग रहा है, इधर भी प्लस चार्ज है और इधर की तरफ भी प्लस चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ये शीट कैसी है, मतलब ये शीट एक नॉन कंडक्टिंग शीट है अभी। तो मैं यहाँ पर प्लेन शीट जो है मेरी, इसको मैं कैसा लेके चल रहा हूँ, इंसुलेटिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग, यानी इस शीट पे जो भी जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा। तो यहाँ पर अब एक चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे देखें तो एक मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप में एक शीट बनाई है, और यदि मैं इसको नॉन कंडक्टिंग कह रहा हूँ तो इस पर जितना भी चार्ज होगा वो इसके अंदर फिक्स, मतलब इसके सरफेस पे अंदर होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग जितनी भी बॉडीज होती है उनमें कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे टाइटली बाउंड होते हैं उसके सरफेस से, इसलिए ये चार्ज जितना भी है यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे हेल्ड रहेगा, इसी के अंदर फिक्स रहेगा। जबकि यदि मैं यहाँ पर कंडक्टिंग शीट की बात करता, ये कैसी ली मैंने, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और यदि मैं यहाँ पर कंडक्टिंग शीट ले लूँ तो ये सारा चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे ऊपर होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इन चार्जेस में क्या होगा, आपस में रिपल्शन, और रिपल्शन के साथ वो मूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बीच में से यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएंगे, इस सरफेस पे आ जाएंगे। तो सारा का सारा कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर होता है, जबकि इसके अंदर सरफेस के अंदर भी होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि रिपल्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ये चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इस कारण से हम कहेंगे कि सारा चार्ज रिपल्शन के बावजूद भी कहाँ है, शीट के अंदर ही है, जबकि वहाँ पे सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो दोनों अलग अलग तरह की शीट है, एक है नॉन कंडक्टिंग शीट और एक है कंडक्टिंग शीट। इसके कारण यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो डिफरेंट आएगी, और कंडक्टिंग शीट के कारण यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, डिफरेंट आती है। हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो है कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, जिसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसका जो भी एरिया है उस पर चार्ज इक्वल अमाउंट में बटा हुआ है। साथ ही हमेशा माने कि ये पूरी की पूरी शीट किससे है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और हर एलिमेंट में जो चार्ज है वो कैसा है, सेम है। तो ऐसी शीट क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब इसकी जो लंबाई या जो इसकी चौड़ाई है वो हम कैसे मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, मतलब आप इसको बढ़ाते जाइए लंबाई को, और आप इसकी चौड़ाई को भी इस तरीके से बढ़ाते जाइए। तो ये इनफाइनाइट तक लंबी हो सकती है, इनफाइनाइट लेंथ तक ये
चौड़ी हो सकती है। तो ऐसी शीट हम लेके चल रहे हैं जिसके अंदर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और वो भी किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। लास्ट ईयर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लीनियर चार्ज का क्वेश्चन आया है, तो इस साल बहुत ही प्रबल संभावना है कि ये शीट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में 3 नंबर का डेरिवेशन आता है, साथ में 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। वो न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर का ही होता है, तो आपको ये तो आना ही चाहिए ताकि आप 3 नंबर आराम से उसमें गेन कर सके। तो चलो आगे देखते हैं अपन इसमें। तो आप शीट समझ गए, मैं यहाँ पे एक शीट को कंसिडर कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे समझ के चलेंगे कि प्लेन शीट हम कैसे लेके चल रहे हैं, एक इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ली है, यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से एक शीट ले ली, और इसमें सारा चार्ज कहाँ है, इसके अंदर ही है। और ये चार्ज अंदर क्यों है, क्योंकि ये कैसी शीट है, इंसुलेटिंग शीट है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी चौड़ाई भी इनफाइनाइट है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर शीट की बात करके चलेंगे। जैसे हमने वायर भी हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग था, लेकिन हमने एल लेंथ का वायर ही लिया था, उसी प्रकार शीट भी हमने यहाँ पे इसी ले ली है। अब देखें तो ये शीट कैसे पड़ी है, तो ये शीट अभी अकॉर्डिंग टू बोर्ड देखे तो ये ऐसे पड़ी है, बट अपन को ये समझना है कि ये ऐसे पड़ी है, यानी इस शीट पे जो भी चार्ज है उसका मुंह किधर है, या तो उधर है और इधर की तरफ भी है। चार्ज तो दोनों तरफ ही होगा क्योंकि बहुत ही पतली है ये, ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत सारा थिकनेस आ गया है या मोटाई है या कोई वॉल्यूम एनक्लोज्ड है अंदर, नहीं है। ये सिर्फ जितना चार्ज उधर है उतना का उतना चार्ज किधर दिखेगा, इधर भी, यानी इधर जो चार्ज है वो आपको पीछे भी दिखेगा, यानी ये अलग अलग चार्ज नहीं है। ये जो चार्ज है वो का वही कहाँ है, पीछे है। तो ऐसे पड़ी है शीट। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, उधर की तरफ होगा, और इस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर। हालांकि चार्ज सेम है, यदि उधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, और इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँ, ये जो शीट पे जितना भी चार्ज है ये एनक्लोज्ड नहीं है। गाउस क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपका चार्ज क्या हो, एनक्लोज्ड हो। तो मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेके आता हूँ या एक सिलेंडर लेके आता हूँ, जो मैं क्या करता हूँ, इसके चारों तरफ जिस तरीके से यू लग के और इधर से यू मैंने एक सिलेंडर फंसा दिया। इस सिलेंडर को जब मैं फंसाऊंगा तो मेरे देखिए ये जो मैंने सर्किल बनाया है, सर्किल बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है यहाँ पे कि जितनी रेडियस का ये सर्किल है उतनी रेडियस का मैं एक सिलेंडर लाके इसमें फंसाने वाला हूँ। तो क्या होगा, उस सिलेंडर के बीचों बीच में ये वाला जो सर्किल वाला हिस्सा है हमारा, ये फंस जाएगा। कैसे देखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ज को एनक्लोज करने के लिए एक सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया, और सिलेंडर में देखिए इस तरीके से इस शीट का कुछ पोर्शन अंदर इसमें एनक्लोज हो गया। कितना पोर्शन एनक्लोज हो गया, जितना इसका बेस था, जितना इसका ये सर्कल था, उतना का उतना ही शीट यहाँ पर क्या हो गई है, ये एनक्लोज हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये शीट है, और शीट का ये जो सर्किल बना हुआ हिस्सा है ये किसके अंदर, अभी सिलेंडर के अंदर एनक्लोज है। पूरी की पूरी शीट एनक्लोज नहीं है, ओनली सिलेंडर का ये इस शीट का ये जो इतना सा हिस्सा है वो इस सिलेंडर के अंदर क्या हो गया, एनक्लोज हो गया। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए इस सिलेंडर में मैंने क्या किया, इस शीट के इस वाले हिस्से को एनक्लोज कर दिया, और साथ ही मुझे ये भी ध्यान है कि ये जितना सा ये जो हिस्सा है इसका एरिया यदि मैं मान लूँ S है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसका एरिया भी कितना होगा, S होगा, क्योंकि ये भी एक सर्किल है और ये भी एक सर्किल है और यहाँ पर ये भी क्या है, सर्किल है। तो ये तीनों सर्किल जो है इनकी रेडियस कैसी होगी, सेम होगी। अरे भाई सर्किल से ही तो सिलेंडर मिलके बनता है। आप सिक्के रखते जाओ एक के ऊपर एक सिक्का इस तरीके से, तो आपको थोड़ी देर बाद में क्या मिलेगा, आप सिक्के रखते हैं तो आपको एक सिलेंडर मिल जाता है। हर सिक्के का डायमीटर या रेडियस क्या होती है, सेम होती है, यानी इस सर्किल और इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो इन तीनों का एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा। मैंने मान लिया कि इन तीनों का एरिया सेम है, S है, लेकिन फिर भी मैं ये ध्यान रखेंगे हम कैसे, लेकिन यहाँ वाले को मैं मान लेता हूँ कि ये कितना है, S1 है, और इसको मान लेता हूँ मैं S2 है। और हमें ये भी पता है कि S1 बराबर S2 किसके बराबर होगा, S के बराबर। ये हम अपन थोड़ी देर के लिए याद करके चलते हैं। साथ ही देखिए इसमें पूरे सिलेंडर में क्या सर्कुलर एरिया ही होगा, इसके अलावा भी तो एरिया है इसमें। ये देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई भी सर्किल के अंदर, कोई भी सिलेंडर के अंदर यदि अपन इसको सिलेंड्रिकल शेप देवें अभी, तो इस शीट के अंदर ये जो एरिया है, एक बना लेता हूं मैं इसको,
तो ये जो सरफेस एरिया है ये तो कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो एरिया है ये इसका बेस कहलाता है, और एक बेस इधर की तरफ भी होता है। तो ये तो सर्किल की शेप में होता है, ये भी सर्किल की शेप में होता है, ये किस में है, कर्व्ड शेप में। तो हम जब सिलेंडर का टोटल एरिया निकालते हैं तो सिलेंडर का एरिया कितना आता है, वो आता है एरिया ऑफ सिलेंडर। यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ बेस। 2 टाइम क्यों, क्योंकि एक सर्किल इधर है और एक सर्किल इधर है, तो 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सर्किल बोल दो या एरिया ऑफ बेस बोल दो। तो ये तो आता है हमारे पास 2 पाई आर। देखिए क्यों, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ से एक यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ किससे मिलके बनी है, एक के ऊपर एक सर्किल रखे हैं हमने, मतलब एक के ऊपर एक सिक्के रखते जाओ तो इस तरह की अपन को लेंथ मिल जाएगी। तो एक का सरकमफेरेंस कितना होगा, एक सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और कितनी लेंथ तक रख रखा आपने इसको, एल लेंथ तक या एच लेंथ तक, जितना भी आप मानेंगे उसको। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो हमने इसकी लेंथ कितनी ले रखी है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, चलो मान लेंगे अभी इसको कितना लेना है। फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं कि ये टोटल लेंथ एल है। तो यहाँ पर मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमको पता है देखो टोटल एरिया कितना आता है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एल प्लस आर। तो ये सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है टोटल, आप जानते हैं इसको। तो मुझे इस तरीके से एरिया निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो टोटल सिलेंडर है इसका टोटल एरिया एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और इन दोनों बेस के एरिया को जोड़ने से मिलेगा। तो यानी मैं मान रहा हूँ कि यदि ये वाला एरिया S1 है और ये वाला S2 है, तो इस वाले को भी तो मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ये एरिया कितना है S3 है, और यदि ये S3 है तो फिर ये पूरा जो भी S3 एरिया है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, और जिसमें से एक छोटा एलिमेंट कितना है वो अपन को मानना पड़ेगा यहाँ पे कि ये कितना है DS3 है। साथ ही यदि ये S1 है तो ये भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना होगा, तो एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लूँ तो वो कितना है DS1 है। और DS1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे पढ़ाना सिलेंडर, आपका चार्ज बीच में फंसा हुआ है, इसके ये वाले का मुंह किधर है इधर, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा इधर, तो DS1 वेक्टर एरिया वेक्टर ही कहलाएगा यहाँ पे। तो DS1 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। सिमिलरली इधर की तरफ देखो तो S2 भी तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना होगा, और S2 यदि छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो एक छोटा सा एलिमेंट कौन होगा DS2, और DS2 की डायरेक्शन किधर होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, तो यानी DS2 की डायरेक्शन किधर आ जाएगी आपके, ये बाहर की तरफ आ जाएगी। ये चीज क्लियर है। तो DS1 और DS2 की डायरेक्शन पता पड़ गई। DS1 एलिमेंट किस में है, S1 में है, DS2 एलिमेंट किस में है, S2 में है, और S1 S2 दोनों इक्वल है, और किसके हैं, इक्वल S के। अब अपन ये बात करें कि ये तो हमने एरिया की बात कर ली, और इस वाले को भी बात कर लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया S3 किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट DS3 एलिमेंट से मिलके ये पूरा एरिया बना हुआ है। तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर होगी DS3 की, तो देखो कर्व्ड सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, इस कर्व के परपेंडिकुलर। तो ये कर्व के परपेंडिकुलर, यानी DS3 की डायरेक्शन किधर है, आपके ऊपर की तरफ। तो तीनों एलिमेंट हमारे को यहाँ पे समझ में आ गए। तो इस एरिया को तो मैं मिटा दूं यहाँ से, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी इस डेरिवेशन में। तो मैंने यूँ समझाने के लिए बताया कि कोई भी जो सिलेंडर होता है वो 3 अलग अलग एरिया से मिलकर बना होता है। एक होता है इसके बेस का सर्किल, इधर वाले बेस का सर्किल, और फिर एक कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप बात करो कि भाई शीट के ऊपर ये सिलेंडर रखा था, यानी शीट को इस सिलेंडर के अंदर फंसाया हमने, किस तरीके से, इस तरीके से, इधर भी सिलेंडर इधर भी सिलेंडर, और ये बीच में कुछ हिस्सा इस शीट का क्या हुआ है, फंसा हुआ है। और कितना हिस्सा फंसा हुआ है, मात्र S एरिया वाले या S क्षेत्रफल वाला एरिया ये फंसा हुआ है। तो इस S एरिया में कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, तो मैंने मान लिया कि इस पूरे S एरिया में स्मॉल q चार्ज क्या है यहाँ पर एनक्लोज्ड है। और यदि ये चार्ज एनक्लोज्ड है तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकल रही होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप खुद सोचिए कैसे निकलेगी, यदि चार्ज का मुंह ऐसे है, यदि इधर इस शीट से ऐसे चार्ज पड़ा तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या जाएगी उधर, और इधर वाले चार्ज की बात करें तो सारी किधर आएगी, इधर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा कह सकता हूँ। इसी तरीके से देखो और भी निकल रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है सिलेंडर के अंदर से,
उस वाला जो ये बेस है इसका, इसमें से निकल रही है। और किधर की तरफ डायरेक्शन है? आउटवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि अंदर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? इनवर्ड होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपकी बाहर नहीं निकल के किधर आ रही होती? अंदर की तरफ आ रही होती। अब उधर ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है? ये चीज मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया तो एक लाइन चार्ज के लिए मैंने आपको 2 एलिमेंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था, तो जिसमें डी साइन थीटा, डी साइन थीटा से कैंसिल हो गया था, और 2 कंपोनेंट डी कोस थीटा इस तरफ निकले थे। और मैंने बोला था कि पॉइंट पे यदि मैं इधर नहीं लेके इधर ले लेता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो किसी भी लाइन चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा, और किसी भी शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरीके से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रहा है? हमारा उधर की तरफ और ये इधर की तरफ। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो कोई भी शीट में यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में शीट में यदि चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, लेकिन होगी कैसी? हॉरिजॉन्टली, यानी ये डायरेक्शन बिल्कुल इस तरीके से, या तो बाहर या इस तरीके से अंदर की तरफ होगी। तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर क्यों जा रहा है। और S1 DS2 वेक्टर, DS1 वेक्टर और DS3 वेक्टर की डायरेक्शन इधर ऊपर और अलग अलग ऐसे क्यों है, ये हम एकदम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो सकता है, तो हमको ये क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, फिर ध्यान रखो आप, कि फ्लक्स बराबर क्या होता है? E इंटू DS, और E इंटू DS ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो ये खुलेगा तब ये आएगा E cos थीटा, तो मुझे थीटा तो चाहिए ही चाहिए। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए θ1 कितना डिग्री है? 0। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 एक ही डायरेक्शन में, देखो दोनों उधर जा रहे हैं, इसलिए θ2 भी कितना है? 0 डिग्री। और DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? उधर, तो यहाँ पर θ3 कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये हमारी डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज थी वो खत्म हुई। आपको इसी तरीके से डायग्राम वहां पे बनाना है। एक शीट लेनी है, उस शीट को एनक्लोज करना है एक सिलेंडर से, और सिलेंडर आप लेंगे तो उसमें आपको 3 सर्किल यहाँ पे बना के दिखाने हैं, और तीनों का एरिया कैसा होगा? सेम। और फिर इस वाले सर्किल को, एरिया को S1 मानते हुए ये मानना है कि ये DS1 एलिमेंट से मिलकर बना है, और उनकी डायरेक्शन इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने चार्ज के कारण आ रहा है? Q के कारण, ये भी लेट कर लेना आप। और अब एक छोटी चीज और लेट करनी है अपन को यहाँ पे, कि इसका सेंटर यदि ये O होता तो ये जो सर्किल है यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोल देता कि R है, और यदि ये सेंटर है तो इस वाले सर्किल की डिस्टेंस भी कितनी है? R है। और मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो कितनी डिस्टेंस पे निकालनी है? इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर। यहाँ एक पॉइंट मैंने माना है कि P पॉइंट है, वहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। यदि मुझे यहाँ निकालनी है तो ये, और इधर निकालनी है तो पॉइंट P यहाँ मानूंगा, ये भी कितनी डिस्टेंस पे? R पे। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी और यहाँ जो वैल्यू आएगी दोनों सेम आएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। इज दैट क्लियर? तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें इस शीट के सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बात समझ में आ गई? तो अब इसको करें। तो इसमें थ्योरी अपन कैसे लिखें? आप इसको लिखना चाहे या समझने की तरीके से हम लिखना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं, कंसिडर अ प्लेन शीट, इंसुलेटिंग प्लेन शीट। फर्स्ट वी हैव टू एनक्लोज इट सो वी कैन अप्लाई द गाउस लॉ। हम इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो वी लेट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है जिसकी लेंथ कितनी है? यहां से लेके यहां तक r प्लस r 2r। सो वी कैन एनक्लोज द सम पार्ट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट, एंड द एरिया ऑफ दैट enclosed surface is we let S, and the charge enclosed in that surface is Q. we let it। ये चीज आपने समझ ली, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें कि इफ, या लेट कर लीजिए, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो वायर था तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लेट करके सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। यहाँ पर ये एरिया है तो मैं कौन सी चार्ज डेंसिटी लूंगा?
सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं लेट करके यहाँ पे चलूंगा। तो मैंने माना कि लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इज सिग्मा, देन अपन लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या होगा, यहां पर ये जो चार्ज है Q और ये कितने एरिया में इनक्लोज्ड है, S एरिया में। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा बराबर Q अपॉन S, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। तो मैंने देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिग्मा को S से मल्टीप्लाई करा दिया और ये क्या आ गया, Q बराबर सिग्मा इंटू S। ये इक्वेशन नंबर। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, Q अपॉन S, और Q बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या गया, सिग्मा इंटू S। अब देखिए हमें आगे क्या लिखना है, नाउ अब हम फ्लक्स निकालेंगे कि उस एनक्लोज्ड सरफेस, ये जो S सरफेस है हमारा, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द cylindrical Gaussian surface, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाई नेट, और फाई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और मैं यहाँ पे टोटल एरिया लगा देता हूँ कि कितना है ये S। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ गया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट माने हैं, 3 माने अलग अलग, ds1, ds2 और ds3। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं ds को किसमें, ds1, ds2 और ds3 में। तो हम इसको यदि हम तोड़ के लिखें तो मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर टॉपिक भी मिटा देता हूँ, ये हमें समझ में आई गया टॉपिक क्या है। तो इसको हटा देते हैं अपन। तो देखो बेटे हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, फाई नेट बराबर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस S2, तोड़ दो इसको, ds2 वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट ds3। तो ds1, ds2, ds3 3 हिस्सों में हमने इसको स्प्लिट किया। अब यहाँ पे देखिए एंगल E और ds1 में एंगल कितना है, θ1 है, और θ1 कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 में कितना एंगल है, θ2, और ये भी 0 ही डिग्री है। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड और ds3 में एंगल कितना है, θ3, जो कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये हमने को पता है। तो इसको खोलेंगे अपन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाई नेट, कि फाई नेट की वैल्यू आ जाएगी, देखो ई ds1 cos 0 और ई ds1 cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो आप इसको 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरीके से S2 ई ds2 cos 0, वापस cos θ2 कितना है, cos 0 है, तो cos 0 की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई ds3 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए कि E डॉट ds क्या होता है, ई ds cos थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आप पुट करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आगे क्या आ गया है, देखो फाई नेट की वैल्यू देखिए आगे, तो ई ds1, ई बाहर निकल जाएगा, ये क्या बच गया अंदर, ds1 प्लस ई फिर बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया, ds2, और प्लस ये पूरा का पूरा ही क्या हो गया, 0। ये तो पूरा ही 0 हो गया ना बेटा, 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होता है। तो ई ds1 प्लस ई ds2, ई बार क्यों निकल गया, क्योंकि इंटीग्रेशन, ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है एरिया का, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ऑपरेट नहीं करेगा, ये तो एरिया पे ही ऑपरेट कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये चीज आ गई हमारे पास। तो हम यहाँ ऐसा कि नहीं कह सकते कि भाई जो ये ds1 है, यानी ds1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ds1 का इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये जो ds1 छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे जितने भी एलिमेंट है इस पूरे के अंदर, उन सबको आप जोड़ दो तो टोटल एरिया कितना मिलेगा, S1। तो मैं कह सकता हूं कि ds1 बराबर कितना है, S1 है। यानी इस पूरे ds1 का इंटीग्रेशन कर दो, आपको कितना मिलने वाला है, S1 मिलने वाला है। साथ ही देखो यहाँ पर ये जो छोटा सा ds2 है, इसको भी यदि मैं जोड़ दूं तो मुझे टोटल
कितना मिल जाएगा S2। तो मैं ऐसा नहीं कह दूँ ये कि इंटीग्रेशन ds2 भी कितना है, जितना ही है उतना कि जितना ds1, क्योंकि हमने देखो पहले ही लेट किया था कि S1 S2 किसके बराबर है, एक दूसरे के इक्वल है और ये बीच वाले के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ds1 का टोटल एरिया और उधर वाले ds2 का टोटल एरिया बराबर होगा किसके, S के, और S कौन है, बीच वाले का एरिया। वहीं से देख लो S1 बराबर S2, S1 को क्या लिख सकते हैं, ds1 इंटीग्रेशन ds2 इंटीग्रेशन, ये हो गया पूरा S1 S2 जो किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ds1 और ये ds2 तो सेम है और ये किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो इससे हमारे को क्या मिल गया आंसर, तो फाई नेट की वैल्यू जो हमारे सामने आ गई वो आ गई E, और ये क्या है पूरा का पूरा S प्लस ये वापस E, और ये क्या है S। तो टोटल कितना हो गया ये 2ES। तो फाई नेट की जो वैल्यू आ गई 2ES, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 3। फाई नेट की वैल्यू यहाँ पे 2ES आ गई। अब अपन को किसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें, तो बाई गॉस लॉ या बाई गॉस थ्योरम, गॉस लॉ से क्या पता है आपको कि भाई फाई नेट जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में क्या सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो आपका आंसर आ चुका है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, लगभग हो गया। तो भाई इक्वेशन 3 और 4 आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है ये उतना शॉर्ट करवा दिया है। इसके बावजूद आप और इसमें काटना चाहे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। आपको इसको इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप लिखना है, हर स्टेप का हाफ मार्क्स होता है। तो देखिए हर स्टेप का हाफ मार्क्स है, तो आपको हर स्टेप को आप इस तरीके से लिखते जाए। थ्योरी हमने पहले ही बिल्कुल इसमें से साफ कर दी है, तो आपको थ्योरी लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो हमारे पास कितना आ गया, 2ES बराबर सिग्मा क्यू, टोटल क्यू कितना है इसमें, स्मॉल क्यू ही है तो इसको स्मॉल क्यू रहने दो, और ये क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब आप भाई इक्वेशन 2 से याद करो कि इक्वेशन 2 आपने कितनी लिखी थी, तो आपको तो भूल गए होंगे, बोर्ड पे मिट चुका है, लेकिन मुझे याद है कि Q बराबर कितना था, सिग्मा S था। Q बराबर कितना था, सिग्मा S। तो मैं इस Q की जगह वो लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो S से S कट और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर, जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे था, किसी प्लेन शीट के कारण, इंसुलेटिंग प्लेन शीट के कारण कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। याद रखना है, आपने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, जो कितनी आई थी, 2k लैम्डा अपॉन r थी। देखो लैम्डा वहां क्यों आया था, क्योंकि चार्ज कैसा था, लाइन चार्ज था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी। अभी चार्ज कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, सरफेस एरिया के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी आ रही है। तो कंपेयर कर सकते हैं, लाइन चार्ज में लैम्डा आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस प्लेन शीट के कारण निकाल रहे हैं, किसी एरिया के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है। साथ ही यदि हम बात करें किसी क्यूबिकल बॉडी की या किसी स्पेरिकल बॉडी की, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें कौन आएगा, अब रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी गाउस ने 3 एप्लीकेशन बनाई 3 तरह की बॉडी के लिए। फर्स्ट 1D बॉडी, सेकंड 2D बॉडी मतलब प्लेन शीट, और थर्ड 3D बॉडी यानी कि कोई स्पेरिकल शेल। तो स्पेरिकल शेल तो हमारे सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये हमारे सामने है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन शीट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े उससे पहले इसका वेक्टर नोटेशन और इसके अंदर कैसे कैसे ग्राफ पूछ लेता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो मेरे पास फाइनल आंसर है उसी को रहने देता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो देखो इन वेक्टर नोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर नोटेशन पूछता है ये, और डिपेंडेंसी भी पूछता है। तो इसको देखें आप, ई वेक्टर बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। देखो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको ध्यान पड़ रहा होगा कि आर तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे आर कैप लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ एन कैप लगाया, और एन कैप यहाँ पर डायरेक्शन, ये एन कैप है क्या चीज, तो मैं कह सकता हूँ एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर किधर है, अलोंग द लेंथ ऑफ
along the length of cylinder, along the length of cylinder। तो यदि मैं यहाँ पे एन कैप की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो लेंथ किधर है इसकी, ये आर, तो आर के अलोंग ही है, तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर, सिलेंडर का जो ये वाला एरिया है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, है ना। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आर के अलोंग, तो ये एन कैप यहाँ पे क्या बताएगा, डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसी होगी इस शीट के कारण, इधर बाहर की तरफ, और इधर वाले के लिए बात करें तो इधर भी बाहर की तरफ। तो ये आपका आ गया वेक्टर नोटेशन। इसके बाद बात करें कि भाई डायरेक्शन कैसी होगी, यदि देखो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो दो नोट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ चार्ज ऑन शीट इज पॉजिटिव, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the direction of electric field intensity is always outward, always कैसी होगी ये, outward, मतलब आपकी शीट में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा, यानी इस तरीके से बाहर निकलेगा। आप सेकंड नोट इसमें डाल सकते हैं कि यदि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो फिर डायरेक्शन कैसी होगी, तो फिर कैसी होगी भाई, इनवर्ड होगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में पुराने क्वेश्चन में कि भाई शीट पे चार्ज नेगेटिव हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती, इनवर्ड होती, प्लेन के अंदर आती हुई दिखती, वो जो शीट है उसके अंदर आती हुई दिखती, जबकि पॉजिटिव है तो अभी कैसे दिख रही है, शीट से बाहर जाती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक डिपेंडेंसी का और क्वेश्चन इस पे पूछता है कि भाई ग्राफ बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, आर कहीं पे भी नहीं आ रहा, इसलिए ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल इस तरीके। आर कितनी बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसको फिजिकली कैसे समझे कि पॉइंट पी को इसके सेंटर से कितनी दूरी पे ले लो आप, अरे आर क्या है, आर ये डिस्टेंस है ना पॉइंट पी की इसके सेंटर से, तो इसको आप कितना ही बढ़ा दो, कितना ही पास में ले आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि ऐसा वायर के अंदर फर्क पड़ता है, आर बढ़ा देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वहाँ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये पूछ सकता है हमसे वो कि आर पे कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, तो ऐसा बनेगा। साथ ही अपन से ऐसा भी पूछ सकता है सेकंड ग्राफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे इससे बताओ सिग्मा के साथ में, तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितनी ज्यादा बड़ी शीट होगी उतना ही ज्यादा एरिया होगा और उतना ही ज्यादा उस पर क्या होगा, चार्ज। तो उसका जो हमारे हम कहें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू भी, यदि हम यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ा दें तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी ना भाई। तो जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो सॉरी ये क्या बनाया मैंने, इस तरीके से ग्राफ आएगा ना भाई, सिग्मा जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस पे डिपेंडेंस पूछ लेता है। सिग्मा की यूनिट क्या है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, न्यूटन पर कूलाम। तो आप यूनिट जरूर लिख दें और फिर इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो ये थी आपके सामने प्लेन शीट। अब एक चीज और अपन यहाँ पे डिस्कस करें कि भाई शीट मेरे पास नॉन कंडक्टिंग नहीं होती और कैसी होती, कंडक्टिंग होती। कैसी होती भाई, कंडक्टिंग, जिसपे चार्ज बीच में नहीं होता, कहाँ होता, सरफेस पे होता। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ सकता था। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई यदि शीट कंडक्टिंग होती तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, तो भैया ये आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका भी डेरिवेशन है, करना चाहे कर सकते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली याद रखना है। ई कंडक्टिंग कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं आता है। और ई नॉन कंडक्टिंग अभी हमने कितना निकाला प्लेन शीट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर रिलेशन क्या है दोनों में, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ई नॉन कंडक्टिंग जो है वो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, ई कंडक्टिंग। रे सिग्मा भाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, ई कंडक्टिंग और अपॉन 2, यानी कंडक्टिंग शीट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका आधा होगा कौन, नॉन कंडक्टिंग के कारण। तो ज्यादा किस में मिलता है हमें,
कंडक्टिंग प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक रिलेशन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर एक टॉपिक और है जो एक तरह की एप्लीकेशन है ऐसी प्लेन शीट की कि भाई एक शीट नहीं रखी और एक की जगह दो पैरेलल शीट रखी हो, दो पैरेलल इंसुलेटिंग प्लेन शीट रखी हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वो हमारा एक लास्ट टॉपिक, हम एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018-19 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है प्लेन शीट का, तो हम इसको भी डिस्कस करते हुए ही चलते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पूरे ही चैप्टर, जो चैप्टर 1 है हमारा, इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्लक्स से और जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इनसे क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिस्कशन करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EF लिख रहा हूं, आप इस EF को अब मेरे साथ इतने दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, तो मैं जिस तरीके से बोलता हूं और जिस तरीके से लिखता हूं वो आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आपके समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर अभी भी कोई भी कनेक्शन उत्पन्न नहीं हुआ है, और जब तक कनेक्शन उत्पन्न नहीं होगा आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। तो फिजिक्स तभी समझ में आती है जब भावनाओं से भावनाएं जुड़ती हैं। तो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। EF लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अंडरस्टैंड है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी समझ सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स पूरा लिखूंगा मैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्टकट में ही लिखता हूं। तो आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स। तो देखो कैसे होगा ये टॉपिक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे दो शीट बनाता हूँ, अब मैं यहाँ पे 3D शेप में बना रहा हूँ। ये कैसे कि ऐसे पड़ी है कागज, एक शीट कैसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है, तो मैंने इसको बनाया ही इस तरीके से। तो आप समझ जाइए कि इस बोर्ड के ऊपर नहीं है, बोर्ड के बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से कोई शीट पड़ी है, जैसे पहले आपको बताया इस तरीके से शीट पड़ी है, और इसी तरीके से एक शीट यहाँ और पड़ी है। तो एक शीट यहाँ पड़ी है और एक शीट फिर इसके आगे पड़ी है। दोनों शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कहाँ कहाँ निकालना है, 3 पॉइंट पे निकालना है। एक पॉइंट तो इधर दोनों ही शीट के लेफ्ट हैंड साइड में, एक पॉइंट का दोनों शीट के बीच में, और एक पॉइंट का दोनों शीट के राइट हैंड साइड में। तो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं A, इस पॉइंट को नाम देता हूं B, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं C। अब इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इनको चार्ज तो दे दे, बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं। तो देखो इस पूरी शीट पे जो चार्ज है मैंने दे दिया Q1 है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, σ1 है, और चार्ज कैसा है, +Q1 है। और इस पे चार्ज मैंने दिया +Q2, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, σ2। तो +Q1 चार्ज को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। देखिए यहाँ पे जो शीट है नॉन कंडक्टिंग मैंने यहाँ पे ले रखी है, जो आपको दिख रही होगी कि भाई नॉन कंडक्टिंग है तभी चार्ज कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा, नहीं तो सरफेस पे आता। और इधर भी यहाँ Q2 चार्ज ये बट गया। दोनों शीट पे जो चार्ज है वो अलग अलग है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी है, अलग अलग है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों जो रीजन है हमारे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये जो थर्ड रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। तो भाई यहाँ पे ढंग से देखें तो मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे लेट कर लो आप कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट 1, प्लेन शीट फर्स्ट इज E1। कितना है, E1 है। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट सेकेंड, ये मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, इज E2। ये हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि भाई पहली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 है और दूसरे कारण कितना है, E2 है। तो मुझे बताओ भाई पॉइंट ए पे इसके कारण कितना फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो इसके कारण E1 होगा, और डायरेक्शन देखो शीट पे प्लस चार्ज है, आपको मैंने पॉइंट लिखाया है, प्लस चार्ज है मतलब आउटवर्ड। इधर देख रहे हो आउटवर्ड, उधर देखोगे आउटवर्ड, आउटवर्ड ही देगी ये, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कितना आ गया, E1 आ गया। अब इसके कारण कितना फील्ड है,
E2, ये भी पॉजिटिव है आउटवर्ड, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 और E2 के सम के इक्वल होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन किधर है अभी, उधर है। इस वाले रीजन में बात करें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, देखो आउटवर्ड, लेकिन अब आउटवर्ड इधर थोड़ी होगा, इस वाले शेप का इधर मुंह है तो आउटवर्ड किधर होगा, इधर होगा। लेकिन इस वाली शीट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। अरे भाई देखो रे, जब इधर इधर लिखाया तो ये शीट पड़ी तो ऐसे ही है, तो इधर ही निकालेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो उधर आया फर्स्ट शीट के कारण, और E2 किधर आया इस शीट के कारण, इधर की तरफ पॉइंट बी पर या सेकेंड रीजन में। तो ये दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने इधर उधर क्यों किया। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उधर रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर रहेगा या फिर उधर रहेगा। उधर किस रीजन में रहेगा, थर्ड रीजन में रहेगा। इस वाले रीजन में तो शीट के इधर ही निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, एक शीट यदि मैंने यहाँ बना रखी है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकलेगा, और उधर बात करूंगा तो ऐसे निकलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से बाहर निकलेगी यदि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हमारे यहां पर हमको समझ में आ गया कि E1 E2 की डायरेक्शन अपोजिट है। सी पॉइंट पे या थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के कारण बाहर होगा और सेकंड के कारण भी क्या होगा, बाहर होगा। यानी दो रीजन के अंदर, फर्स्ट और थर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है। देखो E1 E2 दोनों इधर एक तरफ है, इधर E1 E2 भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। साथ ही बीच में बात करें तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, जैसे एक उधर एक इधर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। क्या पूरा कैंसिल कर रहा है, ये डिपेंड करता किस पे कि यदि इनका चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आता, सेम आता। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यदि E1 में मैं सिग्मा 1 लिख रहा हूँ और E2 में मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो मुझे बताओ ये बराबर कैसे हो सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है, बराबर नहीं होंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन मैं कर दूं सिग्मा और सिग्मा बराबर, तो दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी हमें कि दोनों शीट कैसी हैं, सेम चार्ज से चार्ज हैं या इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है या नहीं है, तब जाके इनका इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या करने जा रहे हैं हम। तो चलो निकाल लेते हैं फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में टोटल फील्ड कितना होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। E1 किसके कारण था, शीट 1 के कारण। E2 किसके कारण था, शीट 2 के कारण, जो कि अंडरस्टैंड ही है। तो यहाँ पे मैं 3 हिस्से कर दूं। तो इन फर्स्ट रीजन या इन रीजन फर्स्ट, तो टोटल नेट फील्ड कितना होगा, ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अरे भाई वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दो फील्ड इधर जा रहा है तो टोटल फील्ड किसके बराबर होगा, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, सुपरपोजिशन। दोनों की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। मैं मान लेता हूं इधर यूनिट वेक्टर कौन है, माइनस आई कैप। याद करो जब मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें प्लस एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर माना था उसकी वैल्यू थी आई कैप, और माइनस एक्स में जो यूनिट वेक्टर माना था उसकी वैल्यू थी माइनस आई कैप। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर माना था उसकी थी जे कैप, और माइनस वाई कैप में क्या था, माइनस जे कैप। तो ये दोनों इधर जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का यूनिट वेक्टर कौन होगा, माइनस आई कैप होगा। और E1 तेरी वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, और E2 तेरी भी वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ लिख दे, तो क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस आई कैप, माइनस आई कैप प्लस, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, E2 कितना, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन, उधर से देख लेना E2 की वैल्यू, और ये वापस यूनिट वेक्टर कितना आएगा, माइनस आई कैप। तो देखो माइनस माइनस तो बाहर निकल गया, तो ये माइनस आई कैप तो बाहर आ गया यहाँ पे। या मैं इनको जोड़ना चाहूँ तो सिग्मा क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 1 अपॉन, चलो इधर लिख लेते हैं, तो ई नेट वेक्टर कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन तो कॉमन आ गया। देखो बेटा दोनों जगह से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और माइनस आई कैप क्या निकल गया यहाँ पे, कॉमन। तो ये इस तरीके से आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कौन से रीजन में, रीजन फर्स्ट में। तो माइनस आ रहा है आपके सामने, ये माइनस आप यहाँ नहीं लगाओ,
तो आप इसमें यहाँ लगाना पड़ेगा आपको माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और ये आई कैप। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखो ये साफ दिख रहा है माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, प्लस माइनस माइनस ही होगा तो ये माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया रीजन 1 में। अब रीजन 2 की बात करें तो रीजन 2 वहां लिख लेते हैं। इन रीजन 2 सेकेंड, अब वही फॉर्मूला तो क्या, ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। मुझे बताओ E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? E1 वेक्टर की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन यूनिट वेक्टर अब कौन होगा, माइनस आई कैप या प्लस आई कैप? अरे उधर जा रहा है, क्या होगा, प्लस आई कैप होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन आई कैप प्लस का, और ये देखो प्लस, और E2 की तो डायरेक्शन वो की वही है, अभी वापिस उधर ही है। इसका मतलब यहाँ यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, माइनस आई कैप आएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये माइनस का आई कैप। तो टोटल फील्ड कितना आ गया, ई नेट वेक्टर बराबर, तो देखो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन तो बाहर आ गया, अंदर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और ये आई कैप। देखो सिग्मा 1 और ये माइनस प्लस माइनस सिग्मा 2 और आई कैप तो बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये टोटल उधर आई कैप की तरफ, और वैल्यू कितनी है 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कोई प्रॉब्लम? इसको हम सेकंड रीजन के लिए कह रहे हैं। थर्ड रीजन वाला क्या हो जाएगा, इन थर्ड रीजन बेटा ई वेक्टर बराबर क्या होगा, वापस वही E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और देखो दोनों E1 E2 दोनों ही एक ही तरफ है और आई कैप की डायरेक्शन में है, दोनों उधर है, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर कैसा होगा, आई कैप होगा। तो इनकी वैल्यू को तो अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि 1/2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और ये आई कैप। अरे भाई दोनों सेम ही प्लस प्लस ही आएगी ना, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन आई कैप सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन आई कैप 1/2 एप्सिलॉन क्या ले लिया कॉमन, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है हमारे सामने कि यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर होती, या दोनों शीट पे चार्ज कैसा होता, सेम होता, दोनों का एरिया सेम की मैं नहीं कह रहा हूं अभी, यहाँ पे दोनों के चार्ज की बात कर रहा हूं। और देखो यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर है, इसका मतलब तो चार्ज और एरिया दोनों ही कैसे होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलग अलग की बात कर रहे थे, उस समय यही सोचेंगे कि भाई यदि चार्ज अलग अलग है तो एरिया दोनों का कैसा होगा, सेम ही होगा, इसलिए वो अलग अलग आ रही है। यदि आपने चार्ज भी अलग कर दिया और एरिया भी अलग कर दिया तो जो रेशियो है उनका वो वापस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की ये सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता। तो देखो बेटा यदि ये दोनों सेम होती, ये दोनों सेम होते तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे हो गए, सेम होते। तो यहां पर मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 को मान लूं कि ये कितना सिग्मा मान लेता, दोनों को सेम कितना मान लो सिग्मा, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती फर्स्ट रीजन में, सिग्मा सिग्मा -2 सिग्मा, -2 सिग्मा से 2 से 2 कट गया तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यूनिट वेक्टर कितना आता आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल किधर आता, इधर ही आता ई नेट, और वैल्यू क्या होती है माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आई के। क्या ये बात समझ में आती है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों सेम चार्ज डेंसिटी वाली होती तो इधर की तरफ कितना होता, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आई कैप होता। तो सेकंड रीजन में कितना होता इस बीच में, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दोनों को बराबर 0। तो उस समय ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, पूरा का पूरा कैंसिल कर देता, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड कितना आया था, 0 आ जाता, 0 न्यूटन पर कूलम आ जाता। तो यहाँ थर्ड रीजन की बात करें तो फिर ऐड हो जाता, तो ई नेट अब कितना आता, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट, तो नेट फील्ड कितना आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आई कैप, और यहाँ पे भी कितना आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आई कैप। ऐसा लेकिन कब हो सकता है, जब सिग्मा 1 बराबर किसके हो, सिग्मा 2 के हो, और जिसको हम कितना मान ले, सिग्मा मान ले। तो अब आपके ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है कि इसमें करना क्या। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा पक्का। तो देखो किस तरीके से आ सकता है कि वो आपको क्या करेगा कि एक शीट दे देगा पॉजिटिव चार्ज और एक दे देगा नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंडिंग क्या हम समझ लें कि ये अपन को क्या दे देगा, पूरा ही दे देगा माइनस, तो ये चार्ज कैसा हो गया माइनस, तो ये माइनस सिग्मा 2, कोई प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी,
फर्स्ट शीट के कारण E1 उधर है, लेकिन सेकंड शीट के कारण E2 उधर नहीं होगा, अब किधर होगा, इधर होगा। तो अब इधर कितना हो गया, 0। कब, जब सिग्मा 1 बराबर किसके हो, सिग्मा 2 के हो, लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और टोटल फील्ड किस में आता है, बीचों बीच में आता है। तो देखो कितना चेंज आ गया इसमें। तो एक दोनों शीट के अंदर चार्ज बदल देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही बदल गई। अभी जो बीचों बीच 0 आ रहा था और दोनों तरफ फील्ड आ रहा था, वो फील्ड अब यहाँ 0 आ गया और बीच में आता है। ऐसा काम कहाँ होता है, ये आपके सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर एक तो पॉजिटिव प्लेट पड़ी होगी, उसके पास एक नेगेटिव प्लेट पड़ी होगी, और उस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के कारण जो फील्ड निकालेंगे तो बीचों बीच तो आपको फील्ड मिलेगा, दोनों तरफ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वो चीज अब यहाँ से ही समझ सकते हैं। तो ये पूरा पैरेलल शीट्स के कारण न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना चाहिए। अभी तो मैंने एक छोटा सा केस बताया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर दूं बराबर बराबर वाली, तो क्या हो सकता है, यदि बराबर नहीं हो, इसको सिग्मा कह दूं, इसको -3 सिग्मा कह दूं, तो फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, तो प्रोसेस वही रहेगा, ई नेट बराबर E1 प्लस E2। आपको पता लगाना है डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इधर है तो माइनस आई कैप, इधर है तो प्लस आई कैप, जोड़ो घटाओ, जो आंसर है वो आप निकाल के बहुत आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड हैं।